सुप्रभात विद्यार्थी। आज हम व्याकरण के जो भाग हैं पाठ के हिसाब से पहला पाठ था, उसका शेष भाग बचा हुआ था जिसे हम अभी पूरा करने जा रहे हैं। ध्यान देंगे, वो भाग था व्याकरण के भेद, जिसे हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ध्यान देंगे। पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लें कि भेद क्यों किया गया, कैसे किया गया। विद्यार्थी, व्याकरण को सामान्य रूप से सैद्धांतिक रूप से उसे 3 भागों में बांटा गया है। भाषा की जानकारी के लिए, जैसा कि परिभाषा में दे चुके थे, भाषा की जानकारी के लिए इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। वो थे, जो ध्यान देंगे, वह है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आगे और भी हैं 2 विचार जो जिन्हें वर्ण विचार, जिन्हें चिन्ह विचार और छंद विचार के नाम से जाना जाता है, परंतु भाषा में सैद्धांतिक रूप से उनका कोई योगदान नहीं है। भाषा में हम जब भी करते हैं तो वर्ण पढ़ते हैं, जैसे क, ख, ग, घ इत्यादि शब्द पढ़ते हैं, जैसे कमल। वाक्य पढ़ते हैं, तालाब में कमल खिलते हैं। इससे आगे हम कुछ नहीं पढ़ते, क्योंकि उसमें भाषा की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, लेकिन उसमें जरूरत पड़ती है, और वो जरूरत है भाषा की स्पष्टता के लिए। ध्यान देंगे, भाषा की स्पष्टता के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। इसीलिए एक विचार और आता है जो चिन्ह विचार के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए उसकी जरूरत कैसे पड़ी, उसके लिए एक उदाहरण हम दे देते हैं। जैसे उसे रोको मत जाने दो। ध्यान देंगे, यहाँ पूर्ण विराम जरूरत है, क्योंकि हमने अपनी बात पूरी कर दी। लेकिन इसमें भी एक बात है, यदि हम इस अर्थ विराम का प्रयोग कर लेते हैं यहाँ, तो देखिए अर्थ कैसे हो जाता है। उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। लेकिन यही अगर जो हम यहाँ पर प्रयोग करके यहाँ पर प्रयोग कर देते हैं, तो देखिए उसे रोको मत जाने दो, अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जाता है। अब आप देख सकते हैं, भाषा में ऐसा पढ़ने के लिए कहीं नहीं मिलता है। ये भाषा के स्पष्टता में इसका योगदान है, भाषा में नहीं, बल्कि भाषा की स्पष्टता में योगदान है। इसीलिए ये चिन्ह जो विचार हैं में पढ़ने के लिए इनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए आप अगर जो लिखेंगे तो याद रखें, सैद्धांतिक रूप से भाषा व्याकरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है और व्यवहारिक रूप से 5 भागों में। अभी हम आपको सैद्धांतिक रूप से लिखवाएंगे और उसके बाद 2 और जोड़ देंगे, तो ध्यान देंगे। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य
चौथा। ध्यान देंगे आपको 3 ही है, लेकिन ये जो है 2 हम जो व्यवहार में आते हैं, व्यवहारिकता में, उसके लिए हम ये 4 लिख दे रहे हैं। इसीलिए आप ध्यान देंगे यहाँ पर मैंने लकीर खींच दी है। ये 3 मुख्य रूप से हैं और व्यवहारिक रूप से जो प्रयोग में आते हैं, व्यवहार में हम लाते हैं, वो व्यवहार में लाने पर ये हो जाता है स्नेह विचार। ध्यान देंगे हाँ में अलग लगा हुआ है, इस पर ध्यान देंगे। विचार। और 5वां छंद विचार। ऐसे ध्यान देंगे ये 2 हम अलग से जोड़े हैं व्यवहारिकता में। यहाँ व्याकरण के मुख्य रूप से 3 ही भेद होते हैं, इस बात पर ध्यान देंगे, इसलिए हमने 3 यहाँ पर आपको ध्यान दिला दिया और ये 2 अलग हैं। इससे हम 5 की जानकारी हम आपको आज देंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे विद्यार्थी कि ये पूरी किताब ही है। आप जितनी जो आगे पढ़ना है आपको, इसके लिए इस पूरे की जानकारी आपको होनी आवश्यक है, क्योंकि यदि इसकी जानकारी नहीं होगी तो आपको पढ़ने में कठिनाई होगी। ये आपको आगे पढ़ने में, प्रश्न करने में, यानी सर शिक्षक से आप प्रश्न कर सकते हैं, आपके मन में प्रश्न नहीं भी उठ रहा है तो प्रश्न इससे पढ़ने पर उठ सकता है कि क्या क्या हमें जानकारी प्राप्त करनी है, क्योंकि कई बार हम जान लेते हैं उससे आगे क्या होगा ये हम जानते नहीं, होगा भी कि नहीं होगा। तो ये आपको ये जो परिभाषा के माध्यम से हम आपको उसके बारे में पहले ही जानकारी देंगे ताकि आप आगे जानकारी प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले आप परिभाषा नोट करेंगे। अब ध्यान देंगे पहला वर्ण विचार। जिसके अंतर्गत वर्ण की परिभाषा भेद बनावट उच्चारण संख्या इत्यादि की जानकारी प्राप्त करते हैं। उसे वर्ण विचार कहते ध्यान देंगे। वर्ण विचार, वर्ण विचार, विचार मतलब विचार करना। क्या हम इसके अंतर्गत क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या हमें इसमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो ध्यान रखेंगे क्या हमें जो जानकारी इसमें प्राप्त करते हैं वही को विचार होता है। यानी हम अगर
इसमें जो प्राप्त कर रहे हैं वो क्या, सबसे पहले हम परिभाषा जानेंगे। वर्ण अर्थात वर्ण है क्या, यानी वर्ण विचार में पहले आता है वर्ण, यानी वर्ण है क्या, तो क्या जानेंगे कैसे, परिभाषा से। उसके बाद इसके भाग भी हैं, इसके कितने भाग किए गए या क्या वो जानेंगे। उसके बाद कैसे बना, किसको हम सही मानेंगे किसको गलत मानेंगे। जैसे क हम लिखते हैं ऐसे, तो क ऐसे लिखा जाएगा, या फिर कोई अगर जो कह दे कि नहीं क को हम ऐसे मानेंगे तो मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। तो इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यानी बनावट और तरह के, यानी कैसे कैसे इसका निर्माण होता है, बनावट कैसे तैयार होता है, वो उच्चारण यानी सही उच्चारण होना चाहिए। जैसे ट का त बोल देंगे तो गलत हो जाएगा, तो उसके लिए भी इसमें जानकारी आपको मिलेगी कि कैसे उच्चारण करेंगे तो उसका स्पष्ट उच्चारण होगा, शुद्ध उच्चारण होगा। संख्या, इसकी कितनी संख्या है, क्योंकि हम ऐसे भी जैसे अंग्रेजी में पढ़ते हैं या अन्य विषय में पढ़ते हैं तो जानते हैं कि ये चीज की संख्या कितनी है, वैसे ही वर्णों की संख्या कितनी है, कौन कौन है, वो सारी जानकारी इसके अंतर्गत आपको प्राप्त होगी। तो इन सब चीज की जब जानकारी हमको प्राप्त हो जाएगी, यानी हम वर्ण के बारे में पूरी तरह जान लिए, और भी इसमें बहुत सी सारी जानकारियां हो सकती हैं, तो इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे। उदाहरण के लिए जैसे च का उच्चारण जैसे च का उच्चारण स्थान तालु है, ध्यान देंगे। तो इस च को कैसे जानेंगे, तो तालु से इसका उच्चारण होता है, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आगे हम इसके बारे में जानकारी देंगे। नाम तालु कर इत्यादि करके संस्कृत में भी आता है। आगे अगली परिभाषा ध्यान देंगे, दूसरी परिभाषा नोट कर दूं। जिसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, भेद, उत्पत्ति, संरचना, रूपांतरण और इत्यादि। इत्यादि की जानकारी प्राप्त करते हैं। उसे शब्द विचार कहते हैं। ध्यान देंगे। अब शब्द में क्या करना है, इसमें भी पहली बात तो यही आएगी, परिभाषा।
या शब्द किसे कहते हैं, भेद कितने हैं, इसमें पढ़ने के लिए आपको और आएगा, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, संरचना कैसे शब्द निर्माण होता है, क्या उसमें कोई परिवर्तन भी होता है या नहीं होता है, किसमें परिवर्तन होता है किसमें परिवर्तन नहीं होता है, अर्थ के हिसाब से, यानी इसका कोई खास अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है सिर्फ, कि पारिभाषिक या कुछ और भी होता है, ये सारी जानकारी आपको इसके अंतर्गत प्राप्त होगी। और इसके अंतर्गत जो शब्दों के अंतर्गत इन सारी चीजों की जानकारी प्राप्त करेंगे, इसी को कहेंगे हम शब्द विचार। जैसे क्या प्राप्त कर सकते हैं शब्द में, जैसे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जैसे आप पढ़ते होंगे तत्सम, आप पढ़ते होंगे पर्यायवाची शब्द, तत्सम पढ़ते होंगे, पर्यायवाची शब्द पढ़ते होंगे, यौगिक आदि। इन सब चीजों की जानकारी आप इसके अंतर्गत अब प्राप्त करेंगे, इस पर ध्यान अवश्य देंगे। तत्सम पर्यायवाची हो गया, यौगिक हो गया, विलोम शब्द हो गया, और भी बहुत सारी चीजें जो इसके अंतर्गत आपको प्राप्त करनी है, इस बात पर ध्यान देंगे। अब हम अगला लेते हैं, तीसरा, वाक्य विचार, जिसके अंतर्गत हम वाक्य की परिभाषा, भेद, संरचना, प्रकार, इत्यादि की जानकारी प्राप्त करते हैं। वाक्य विचार कहते हैं। ध्यान देंगे, वाक्य में भी आपको परिभाषा पढ़ना होगा, भेद पढ़ना होगा, संरचना पढ़ना होगा, प्रकार। ध्यान देंगे, भेद और प्रकार, यहाँ मैंने दोनों बार आप लोग को लगेगा कि एक जैसा है, मैंने इसलिए प्रयोग किया क्योंकि भेद तो उसके दो भाग होंगे तो वो पढ़ना है, और उसमें भी कई तरह के वाक्य आते हैं। तो आप इससे प्रश्न करते हैं, सर भेद भी लिख दिए फिर प्रकार लिख दिए, ये क्या है? तो उस समय आपको इसके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं ये परिभाषा ही नहीं, आपको आगे पढ़ने के लिए यह परिभाषा आपका मार्गदर्शक का काम करेगा। इसलिए इस बात को ध्यान दे करके इसे नोट कर लेंगे अपनी कॉपी पर अच्छी तरह से, 2 बार 3 बार, जितनी बार, जब तक कि याद न हो जाए इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको ध्यान रखेंगे। ये बहुत जरूरी है, यानी समझ लीजिए ये परिभाषा ही नहीं है, ये पूरी किताब है, इस पर ही आपको पूरी पढ़ाई करनी है। इसलिए ये आप हर तरह से किसी भी रूप में देखिए, ये आपके लिए छोड़ने वाली चीज नहीं है, इस पर ध्यान अवश्य केंद्रित करेंगे।
अगला जो है, हमने कहा था तीन, वो तीनों परिभाषाएं हमने लिखवा दी। उदाहरण देख लेंगे, जैसे इसमें क्या पढ़ना है आपको मिलेगा। जैसे वाक्यांश क्या है, उपवाक्य, आदि। इस तरह की और भी सारी चीजें वाक्यांश, वाक्यांश, उपवाक्य, ये सब चीज की जानकारी भी आपको करनी होगी। इतना ही नहीं, इसमें और भी बातें आती हैं। जैसे आप पढ़ेंगे तो जैसे पढ़ेंगे वाक्य में, वाक्य के दो भाग किए गए हैं, उसमें वाक्य अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, तो फिर नकारात्मक हो गया वाक्य, तो एक प्रकार में हुए, भेद में हुए। तो उद्देश्य और विधेय इत्यादि पढ़ने के लिए आप जो जानते होंगे, जानेंगे, वो सारी चीज इसमें आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आगे हम आपको अगली जानकारी जो दे रहे हैं इससे अलग, वो दो जो है वो है चिन्ह विचार और छंद विचार। तो हम पहले परिभाषा, उसके बाद हम इन सारी चीजों की जानकारी धीरे धीरे सब्मिट करते रहेंगे। ध्यान देंगे, यहाँ 3 लिखा है और फिर यहाँ हम चौथा नंबर दे रहे हैं। इसमें कंफ्यूजन आप ना करेंगे, इसे समझेंगे अच्छी तरह कि 4 फिर दे रहे हैं। आपको व्यवहारिक दृष्टि से यहाँ नंबर दे रहे हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए वो जो आप जब परीक्षा पूछी जाएगी कितने हैं तो आप लिख सकेंगे उस समय, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला चिन्ह विचार, जिसके अंतर्गत विराम, चिन्हों, चिन्हों के प्रकार प्रयोग, महत्व, आदि। की जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे विचार कहते हैं।
से। जैसे ध्यान देंगे, मैं चिन्ह का प्रयोग आपको बता दूं तब पता चलेगा। यहाँ पर एक वाक्य के माध्यम से हम चिन्ह दे रहे हैं और उस चिन्ह के माध्यम से हम इसको स्पष्टित करेंगे कि कितनी जरूरत है, कितना महत्वपूर्ण है। तो जैसे आप चिन्ह अगर तो देना चाहेंगे तो आप का चिन्ह होगा जैसे प्रश्न वाचक। वाचक पूर्ण विराम। विस्मयादि बोधक। मैं इसे स्पष्ट करने के लिए आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान देंगे। तो भाषा को हम थोड़ा सा हटा ले रहे हैं, देख लेंगे अच्छी तरह से। जिसके अंतर्गत विराम चिन्हों के प्रकार, प्रयोग, महत्व आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं उसे चिन्ह विचार कहते हैं। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह हुआ, पूर्ण विराम हुआ, विस्मयादि बोधक हुआ। अब इन सब का हम प्रयोग एक वाक्य के माध्यम से आपको देते हैं, उसके बाद स्पष्ट हो जाएगी। जैसे देखिए, आपने खाना खा लिया। अब देखिए, मैं एक नहीं 3 चिन्ह एक ही जगह दे देता हूं। आप कहेंगे क्यों? तो ध्यान दीजिए, ये हो गया पूर्ण विराम, ये हो गया प्रश्नवाचक और ये हो गया विस्मयादि बोधक। हाँ, हमने तीनों दे दिया। अब आप कहेंगे सर तीनों एक जगह दे दिए, ऐसा कभी चिन्ह मैंने देखा नहीं है। मैं थोड़ा सा कंजूसी कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, तब आप समझेंगे। आप सामान्य रूप से किसी व्यक्ति से पूछते हैं तो क्या कहेंगे? जब पूछने जाएंगे तब आप क्या करेंगे? आपने खाना खा लिया। अब देखिए, दिया हुआ पूर्ण विराम और हम प्रश्न क्या कर रहे हैं? पूछ रहे हैं उनसे कि खाए हैं कि नहीं खाए हैं। अब देखिए, पूर्ण विराम होते हुए भी आप प्रश्नवाचक बोल दिए, क्योंकि आपकी बोली के हिसाब से, आपकी आवाज के हिसाब से इसका अर्थ बदल गया और उससे प्रश्नवाचक। अब आप उनसे पूछते हैं, कोई परिचित व्यक्ति है, हो सकता है वो खाए हैं कि नहीं खाए हैं, आश्चर्य हो रहा है, या जानबूझ के कभी कि नहीं खाए हैं या खा लिए हैं, तो आपको आश्चर्य होगा। तो कहेंगे आपने खाना खा लिया, अर्थात आश्चर्य हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, हो सकता है लगता है मजाक में बोल रहे हो। अब देखिए, यहाँ ये चिन्ह पड़ गए, पूर्ण विराम तो है ही नहीं, फिर बदल गया। अब देखिए वापस क्या, आपने खाना खा लिया,
यानी हम जानते हैं कि आपने खाना खा लिया सामान्य रूप से, तब वहां ये चिन्ह आएगा। यानी एक ही बात को हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई बदलाव नहीं किया, सिर्फ आवाज में बदलाव कर दिया और उस आवाज के कारण एक वाक्य भी बदल गया और वो कारण है चिन्ह के माध्यम से। तो बोल तो रहे हैं, लेकिन जहां हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां, अब बताइए, भाषा काम कर रहा है। यहां पर भाषा नहीं, ये चिन्ह काम कर रहा है। इसीलिए भाषा में इसका भी एक स्थान होता है, इसीलिए इसको व्यवहारिक रूप में लेते हैं और लेकर के हम चिन्हों को पढ़ते हैं, चिन्हों की जानकारी प्राप्त करते हैं और तब फिर हम किसी के पास कुछ लिखते हैं, किसी से कुछ कहना चाहते हैं, तो उस समय चिन्ह आपको बहुत सहायता प्रदान करेगी। जैसा कि अभी हमने एक और उदाहरण से पहले दिया था, उसे रोको मत जाने दो, तो उस समय भी विराम चिन्ह का ही प्रयोग हुआ था और विराम चिन्ह के गलत प्रयोग से यह चिन्ह स्थान विशेष के इधर उधर होने से उसका अर्थ बिल्कुल बदल गया था। अब हम अगली परिभाषा जो लेते हैं वो पांचवा है छंद विचार। छंद विचार को व्याकरण में बिल्कुल अलग, वो ऐसे भी आता है, वो छंद शास्त्र कहलाता है, उसका एक अलग व्याकरण ही, उसका नियम भी एक अलग है, लेकिन भाषा के रूप में इसमें लिया जाता है, उसे कभी व्यवहार में भी ले लिया करते हैं। इसीलिए वो छंद शास्त्र अलग भी है और इसके साथ भी है। साहित्य में जब पढ़ने के लिए मिलेगा तो साहित्य में उसके साथ में आ जाता है साहित्यिक रूप में, इसलिए उसको व्यवहारिक रूप में उसे भी हम रख लेते हैं। तो हम आगे चलते हैं और पांचवा इसे लिख लेंगे और इसमें आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्यान देंगे, छंद विचार भाषा नोट करेंगे, जिसके अंतर्गत छंद की परिभाषा भेद प्रकार उपयोगिता इत्यादि। की जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे छंद विचार कहते हैं। ध्यान देंगे, छंद की परिभाषा, फिर हमने यहाँ भेद और प्रकार जो कितने लिख दिए। ध्यान देंगे, भेद होगा तो प्रकार नहीं, प्रकार होगा तो भेद नहीं। अब आप पूछेंगे तो फिर आपने क्यों लिखा? जैसा पिछली परिभाषा में आपने देखा वैसी ही बात है, यानी भेद यानी कितने भाग किए गए और फिर उसके अंतर्गत और भी जानकारी जो प्राप्त करना है वो कितने तरह के हो पाते हैं, उन सारी चीजों की जानकारी प्राप्त करने के लिए की बात होगी। एक चीज और हम इसमें
थोड़ा सा परिभाषा को फिर से हम बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और इसमें दो तीन चीज, एक चीज और जोड़ देना है, वो है संरचना। इसे भी जोड़ लेंगे क्योंकि कैसे निर्माण होगा ये भी जानकारी प्राप्त करना जरूरी है, जो ध्यान से हट गया था। ये सब चीज जानेंगे तब हम छंद जान पाएंगे। उदाहरण के लिए आप देखेंगे, इस उदाहरण से ही इसे समझ जाएंगे अच्छी तरह से। जैसे देखिएगा, आप पढ़ते होंगे दोहा, कई बार कबीरदास के, तुलसीदास जी के और भी कई कवियों के आपको दोहे पढ़ने के लिए पुस्तकों में मिलते होंगे पाठ में। तो वो हो गए। चौपाई आता है, इसी के अंतर्गत आता है सोरठा, इसी के अंतर्गत आता है छंद, इत्यादि। दोहा, चौपाई, आप हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, उसमें चौपाई आती है। सोरठा भी उसमें आता है। सोरठा दोहा का को उलट देंगे तो सोरठा हो जाएगा, सोरठा को उलट देंगे तो दोहा हो जाएगा। ये सब जानकारी प्राप्त करेंगे। छंद भी इसके अंतर्गत पढ़ पाएंगे। जैसे आप देखेंगे चौपाई, मंगल भवने मंगलहारी, जो पढ़ते होंगे, ये तो जरूर सुने होंगे। उसी तरह छंद में भी पढ़ते होंगे, उसमें आता है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। ये तुलसीदास जी का रामायण जो है रामचरितमानस, उसमें इस सारे चीज मिलेंगे। इसके अलावा भी और सारी चीजें आपको उसमें पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो इन सब चीजों की जानकारी आप प्राप्त करेंगे कि कैसे इसकी रचना होती है, कैसे इसका निर्माण होता है, इसे क्या कहा जाता है। आप लोग आगे पढ़ेंगे, अलंकार जो आता है, वो सारी चीजें पढ़ने के लिए आपको मिलेगी। तो ये सारी चीजें आप इसके अंतर्गत पढ़ पाएंगे। विशेष अब हम आगे अगले दिन पढ़ेंगे जो अगला चैप्टर होगा। सो तब तक के लिए यदि कोई इसमें कोई त्रुटि हुई होगी या समझने में कोई दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट में अवश्य सूचित करेंगे, लिखेंगे, ताकि हम उन्हें सुधार कर सकें और फिर से दोबारा उसे हम अच्छी तरह से बता सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।